Assalamu alaikum everyone. Can you guys hear me? Walaikum assalam, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Walaikum salam. Yes, ma'am. Everybody please turn on your videos and unmute yourself. Yes, ma'am. Just a minute. Yes, ma'am. I'll take a minute to see who is with me in the class. We have Sukena. Pakiza, turn on your video so that I can see you. We have Amna with us, Sabah, Nazir, Kainat, Ghazia, Aisha, Asma, Sanya. Sana, turn on your video. Sorry, Sana nahi, Saman Javed. Tuba, Shahriyar, Tehreem, तरीम थोड़ी सी अपने लैपटॉप या फोन व्हाटएवर जो भी आप डिवाइस यूज करिए हाँ now it's fine because I can't see you. उमर, अरूज, नूर, मुस्कान, I can't see you. Okay, good. Sidra, Sabah, Rajbari, I don't know if I'm pronouncing your name wrong. Turn on your video, Rajbari. Ikra, turn on your video, Abdur Rab. Let's wait for a minute or two because students are in continuously. Let me admit them all, or here then we'll start. All right. Okay. How are you all? How is it going? Fine, ma'am. Alhamdulillah, ma'am. Fine, ma'am. आप कैसी हैं? I'm good. Alhamdulillah, ma'am. आप ठीक हैं? अच्छा जी. चलो जी. I think everybody is here. Assalamu alaikum again, everyone. To all of those who joined us later. वालेकुम चलो हम अस्सलाम, स्टार्ट ma'am. कर एडमिट करती रहूंगी बच्चों को. Let me share the screen. Okay. Challenge. Here we go. So welcome to the first class of your optional subject, that is criminology. I've always been very biased with this subject क्योंकि ये वो subject था जो मैंने सबसे पहले prepare करना शुरू किया सारे optionals compulsory से पहले, क्योंकि मुझे बहुत interest है इस subject में और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको prepare किया था और इसलिए मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है. क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों के बड़े बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. आई वांट टू एड्रेस ऑल दोस क्वेश्चंस फर्स्ट, देन आई विल ब्रीफली डिस्कस द सिलेबस और उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस. थोड़ा सा हम एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे व्हाइल आई विल बी डिस्कसिंग द सिलेबस. उसके अंदर भी मैं आपको एक थोड़ा बहुत क्रक्स टॉपिक्स का बताती जाऊंगी साथ साथ, सो दैट यू गाइस कैन हैव एन आइडिया कि व्हाट द सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट. बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं इस सब्जेक्ट को लेके. लोग समझते हैं कि ये क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा कोई लॉज, पेनल्टीज, रूल्स, रेगुलेशंस इस तरह का होगा, बोरिंग सा सब्जेक्ट होगा. इफ आई कंपेयर दिस विद आई लॉ, तो आई फाइंड दैट सब्जेक्ट मोर ड्राई एंड बोरिंग एंड डिफिकल्ट टू ग्रास्प बिकॉज उसके अंदर इट्स मोर थोड़ी लीगल डायमेंशन ज्यादा हैं और लॉ शॉज ज्यादा हैं. तो अगर किसी का लॉ का बैकग्राउंड नहीं है लाइक मी तो उन लोगों को मुश्किल लगता है. कंपैरेटिवली मुझे क्रिमिनोलॉजी आसान भी लगता था और इंटरेस्टिंग भी लगता था.
अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे जितने बच्चों ने भी ज्वाइन किया, आप सब लोगों ने ये एज एन ऑप्शनल रख लिया है या आर यू गाइस स्टिल कंफ्यूज्ड? क्योंकि फिर मैम आई रख विल लिया है। मैम रख लिया मैम मैम। रख मैम लिया स्टिल है। रख लिया है मैम। मैम रख लिया है। ओके 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 मैम मैं ओके अभी कंफ्यूज हूँ जरा। ओके स्टिल कंफ्यूज्ड। ओके ठीक है चलो, मैं दोनों तरीके से इसको लेकर जाऊंगी। जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे ना, उसके अंदर जब मैं आपको बताऊंगी तो आप लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे, आप लोगों को समझ आएगी कि ये हमें जो लगता है ना कि ज्यादा लीगल पर्सपेक्टिव में ज्यादा पढ़ना है, लेकिन हमें इसको सोशल पर्सपेक्टिव में ज्यादा पढ़ना है। बहुत ज्यादा ये कनेक्ट करता है आपकी सोसाइटी के साथ, डेली लाइफ के साथ, वट एवर इज हैपनिंग अराउंड, ये सारी एग्जाम्पल्स उसके अंदर आती हैं, और हम थोड़ा सा बिहेवियरल और सोशल डायमेंशन में इस सब्जेक्ट को ज्यादा लेकर चलते हैं, तो वो जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अच्छा अभी तक बच्चे आ रहे हैं, डू आई हैव टू वेट फॉर 5 minutes ताकि सारे बच्चे आ जाएं, या शैल आई स्टार्ट? इट्स द टाइम। मैम उतनी देर तक कंफ्यूजन्स जो है वो क्लियर कर दें। चलो ठीक है, आप 5 minutes तक मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ, तब तक बच्चे आ जाएं ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, लेट्स स्पेयर 5 minutes। बताएं कोई एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? मैम is it ये जो scoring? सब्जेक्ट है, सॉरी? I'm asking, is it a scoring subject? अच्छा हाँ, ये तो बच्चों का फेवरेट और क्वेश्चन होता है, स्कोरिंग है नहीं स्कोरिंग है, हिट होगा नहीं होगा। इस क्वेश्चन की ना हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन और जस्टिफिकेशन होती है। फॉर मी आई थिंक कोई भी सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है नहीं स्कोरिंग है, ये डिपेंड करता है कि आपने उस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की है। ठीक है, और ये हिट होगा नहीं होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हम कहते हैं कि जी हिट हो गए हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखो हर साल आपके 250, 300, 350 बच्चे पास होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स के पास हुए हैं तो वो भी तो कैंडिडेट्स है ना, उन लोगों ने भी तो तैयारी की है। तो आपने जब भी कोई सब्जेक्ट चूज करना है, उसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट कितना है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर, तो वो हिट हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, मेरे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स हैं जिनके साथ इस तरह हुआ कि जो सब्जेक्ट्स जैसे रीजनल लैंग्वेजेस हैं या और बाकी सब्जेक्ट्स हैं जो कहा जाता है कि जी बड़े स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने अगर उनको सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया तो नंबर नहीं आए। नंबर वन। नंबर टू, सॉरी मैं आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन, आपने क्या पूछा था कि स्कोरिंग है या नहीं स्कोरिंग, यही पूछा था ना? Yes, ma'am. तो ये स्कोरिंग और नहीं स्कोरिंग वाली जो डिबेट है ना, इसमें से आप बाहर निकल आए और आप अपनी तैयारी इस तरह से करें फुल फ्लैश तरीके से, क्योंकि कोई भी बंदा ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन सा सब्जेक्ट हिट होगा और नहीं हिट होगा, ये सब एजम्पशंस होती हैं। ठीक है, और ये 100% आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इस दफा ये हिट होगा, और ये भी एजम्पशंस हैं कि ये फलाना सब्जेक्ट जो है दैट इज मोर स्कोरिंग और ये वाला सब्जेक्ट जो है वो कम स्कोरिंग है। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से वो सब्जेक्ट सारी डायमेंशन के साथ प्रिपेयर किया, सबसे पहले नंबर वन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका, आई नो हर सब्जेक्ट के साथ आपका जो अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो शायद मे बी ओवरलैप ना करे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत करता है तो वो आपको एक एज दे जाता है। तीसरा, आपका उसके अंदर इंटरेस्ट कितना है, आप उसको आप जो है ना वो सोर्सेज कौन से कंसल्ट कर रहे हैं, आपकी कितनी स्टडी है, आप कितनी डायमेंशन से उस सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आपने ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेट की हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली वो आपको वो स्कोर देगा, स्कोरिंग है या वो नहीं है। ठीक है, Thank you, ma'am. और हर सब्जेक्ट ना कोई सब्जेक्ट कभी ना कभी हाई स्कोरिंग होता है, कभी लो स्कोरिंग होता है, ये बिल्कुल एक वो बम्पी राइड की तरह। ठीक है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, तो आप नहीं कह सकते कि ये अभी 2022 के लिए स्कोरिंग होगा या नहीं स्कोरिंग। चलें जी, आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी काफी देर से बहुत सारे बच्चे नहीं आए, और व्हाट इज द टाइम? यस, इट्स 8:07। ऑलराइट, चलें जी। आई थिंक इंट्रोडक्शन तो हमारा हो ही गया, क्रिमिनोलॉजी का बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। एक आपको मैं दोबारा एक बात बता दूं कि इसके अंदर हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स क्या होते हैं, क्राइम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्रिमिनलिटी क्या होती है, क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है,
उस बिहेवियर के पीछे रीजंस क्या होते हैं, आपके सोशल रीजंस क्या हैं, बायोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं, एनवायरनमेंट या आपकी सोसाइटी का कितना इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद उन सारे उस क्रिमिनल बिहेवियर को, क्रिमिनलिटी को हमने डील किस तरह कर रहे हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जो इन क्रिमिनल्स को डील करते हैं। जुडिशरी पे हम बात करेंगे, हम अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ विल गो अबाउट द सब्जेक्ट। ओके, ओवरव्यू ऑफ क्रिमिनोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट यही है कि इसके अंदर जो एक पहली चीज जो डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट से, अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ना आपके सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। हर सेक्शन के अंदर से आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको चॉइस होती है, बट दैट चॉइस इज विद इन द सेक्शन। अगर आपने पास्ट पेपर कोई निकाल के देखा हो क्रिमिनोलॉजी का, या अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर भी कर देती हूँ। मैं शेयर कर देती हूँ, हाँ शेयर कर देती हूँ। और इस पेपर के साथ ही मैं आप लोगों को एक सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट तो नहीं कहूंगी, एक टास्क भी दे देती हूँ जो आप लोगों ने करना है, ठीक है। As your homework before tomorrow's class. Can you guys see the screen? Can you guys see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here you go. आप लोगों ने और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर्स भी देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि आपको ओवरऑल चॉइस होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको ओवरऑल चॉइस नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट से। आपने देखा इसमें सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। लेकिन जो आपका पार्ट 2 है ना, जो सब्जेक्टिव पोर्शन है, उसके अंदर आपके पास सेक्शंस हैं, ठीक है। और बाकी द रेस्ट इज द सेम कि भाई ऑल सेक्शंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। एंड अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है। सिलेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स आपको विद इन द सेक्शन चॉइस है, आपको ओवरऑल चॉइस नहीं, क्योंकि आपके 4 ही सेक्शंस हैं, आपको 4 ही सवाल करने हैं। अच्छा, इसके अब प्रॉब्लम ये है कि आप जो सिलेबस है ना, उसका कोई भी पार्ट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको मेरी बात समझ आई? क्योंकि आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अगर आप एक भी सेक्शन सही से प्रिपेयर नहीं करते या आप चॉइस पे छोड़ देते हैं, जैसे आई वोंट रिकमेंड इट, लेकिन यूजुअली पीपल डू, जैसे इस्लामियात के पेपर में लोग अक्सर करते हैं, उनके सिलेबस ज्यादा है, या जनरल साइंस एंड एबिलिटी के एबिलिटी वाले नहीं, जनरल साइंस वाले पोर्शन में वो क्या करते हैं, पूरा पूरा सेक्शन स्किप कर देते हैं चॉइस पे। अब उन वाले सब्जेक्ट्स में समहाउ यू कैन अफोर्ड दिस थिंग, क्रिमिनोलॉजी में यू कांट, क्योंकि देखो हर सेक्शन में से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट लाजमी करना है, 20 मार्क्स हैं। एक सेक्शन को ऑप्शन पे छोड़ने का मतलब ये है कि आप खुद अपने हाथ से 20 मार्क्स लूज कर रहे हैं फॉर श्योर, ठीक है। सो ये काम नहीं करना। टोटल आपके पास 2 क्वेश्चंस की चॉइस होती है, दोनों में से एक अटेम्प्ट करना होता है। तो क्रिमिनोलॉजी का आपने पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना है, ठीक है। दैट्स सैड बट दैट्स हाउ इट इज, ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हम इस वाले सब्जेक्ट में ना कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते, लाइक कोई टॉपिक चॉइस में नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा और इसका यही है कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ड्राई नहीं है। आई होप कि आप लोग उस सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे। और इसके अंदर देन अगेन वही 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी वो, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया उसकी पास्ट पेपर के, वो एक क्वेश्चन को फर्दर डिवाइड भी करता है 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में, लेकिन वही फॉर्मेट इज द सेम। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं बच्चे कि ये सब्जेक्ट ओवरलैपिंग है या नहीं है। क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट जो है ना, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ही है कि सीएसएस की तैयारी हमें कभी भी किसी भी सब्जेक्ट की आइसोलेशन में नहीं चलती। हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करता है फॉर श्योर, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऐसे की बात करें, तो आप इफ यू आर स्टडीइंग जेंडर स्टडीज, तो वो भी आपको ऐसे में हेल्प करेगा, क्योंकि एट टाइम्स आपको वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड आपको
आ जाता है, ऐसे आ जाता है, तो दैट मीन्स कि ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल साइंसेस किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको अक्सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपको ऐसे में टॉपिक्स आ जाते हैं, दैट मीन्स कि वो सब्जेक्ट। और आप कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करें, आप पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपेयर करें, आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको क्रिमिनोलॉजी में हेल्प होगा। आप क्रिमिनोलॉजी प्रिपेयर करें, आपको करंट अफेयर्स में हेल्प मिलेगी। क्रिमिनोलॉजी से ना आपको बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स का पता चल जाता है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज का पता चल जाता है, जो आप कोट कर सकते हैं, और यही चीज आपके ऐसे को स्टैंड आउट भी कराती है, ठीक है। घिसी पिटी कोटेशंस हर बंदे ने लिखी होंगी, ठीक है। अगर आप अपनी ऐसे के अंदर, आपको आई एम श्योर आपके जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने बताया होगा कि अगर आप अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन या अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, स्पेशली अपने इंट्रोडक्शन में, तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पूल है ना, वो आपको क्रिमिनोलॉजी, करंट अफेयर्स, इस तरह के सब्जेक्ट से मिलता है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो वो आपको पाकिस्तान अफेयर्स और इस तरह के सब्जेक्ट से मिलता है, ठीक है। सो हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आपको जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। और जब भी आप फॉर एग्जांपल ऐसे लिख रहे हैं, आप इवन क्रिमिनोलॉजी का कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आप अपने दिमाग में करंट अफेयर्स भी रखें, आप अपने दिमाग में पाकिस्तान अफेयर्स भी रखें, ठीक है। सो आपने कभी भी किसी सब्जेक्ट को आइसोलेशन में नहीं लेकर चलना, ठीक है। अब आपने ये नहीं करना कि जब आप क्रिमिनोलॉजी के पेपर है आपका, आप एग्जामिनेशन रूम में है, अब आपने अपने दिमाग में एक ब्लॉक लगा देने के, अच्छा नहीं, मैंने सिर्फ whatever is coming relevant, जो भी चीज is coming to your mind, just put it down on paper, ठीक है। so that's how subjects, every subject is overlapping, हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में आपको हेल्प करेगा। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेबस। जब भी आप कोई कंपल्सरी या ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपेयर करना शुरू करें, उसका फर्स्ट स्टेप है आप उसका सिलेबस गो थ्रू करें, ठीक है। उसके सिलेबस के एक एक टॉपिक को देखें, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है, अच्छा आप लोगों ने दो काम करने हैं एक कल की क्लास से पहले। एक तो आप लोग 2019, 2020 और 2021 के जरा पास्ट पेपर्स निकालें। आज हम जब डिटेल में सिलेबस पढ़ेंगे ना, तो आपने लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स निकाल के उसमें देखना है कि किस सेक्शन के किस टॉपिक पे कौन सा सवाल आया, ठीक है। उसमें आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि टॉपिक्स तो हमने सिलेबस में डिस्कस करी, हम क्लास में पढ़ भी लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो टॉपिक को अप्रोच किस तरह से करता है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है। एंड वंस व्हेन वी आर डन विद द होल सिलेबस, जब हम पढ़ लेंगे, तो मैं आपको आखिरी क्लास में पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स और कैसे आपने उस जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको कैसे इंटरप्रेट करना है, वो सारी चीजें सिखाऊंगी। लेकिन कुछ होमवर्क आप लोग मेरे साथ पेस पकड़ने के लिए और जल्दी करने के लिए ना, कुछ आप अपने एंड पे भी ये चीजें करें, ठीक है। सारा सिलेबस अभी तो हम क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने पास्ट पेपर्स के साथ क्लास खत्म होने के बाद आपने उसको लास्ट 3 पेपर, आखिरी 3 सालों के पेपर्स निकाल के उसके साथ उसको मैच करके देखना कि किस सेक्शन में किस टॉपिक पे किस तरह से सवाल आए, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप just slipped out of my mind while I was sharing past paper आपके साथ। अच्छा, मुझे आती है याद तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्रिमिनोलॉजी के पहले टॉपिक से, सेक्शन 1, 25 मार्क्स का। देखिए, उसने आपको मार्क्स की डिवीजन भी दे दी है। देखो, सेक्शन 1 में से आपका 20 मार्क्स का फॉर श्योर ऑब्जेक्टिव आएगा, 5 नंबर के वो एमसीक्यूज दे देगा, ठीक है। अब सेक्शन 1 के अंदर क्या है, सबसे पहले वो आपको कहता है कि जी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाट इज क्राइम, क्राइम की डेफिनेशन, ठीक है, क्राइम क्या होता है जनरली। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी के अंदर मजे की बात यह है कि हम सब ना काफी हद तक, जो भी हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हमें ना बेशक हमने ये एज अ सब्जेक्ट पहले नहीं भी पढ़ा होगा, हमें बहुत सारी चीजें पता होती हैं, ठीक है। किसको नहीं पता कि क्राइम क्या है, किसको नहीं पता क्रिमिनल बिहेवियर क्या होता है। हमें बहुत सारी चीजें पता है कि क्रिमिनल बिहेवियर की रीजंस क्या हैं, हम डेली बेसिस पे व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड अस। और आजकल वैसे भी जितना ज्यादा जिस तरह के हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हम रोज न्यूज़पेपर्स में सुनते हैं। आप लोग आई एम श्योर डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अच्छे करंट अफेयर के मैगजीन्स पढ़ते होंगे, उसके अंदर आप सारी ओपिनियन पेजेस देखते हैं, आप डिफरेंट स्टोरीज पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं, टीवी में टॉक शोज हैं और बाकी खबरें आप सुनते हैं। तो उसके अंदर एक मेजर चंक जो न्यूज का है वो अनफॉर्चुनेटली आपके क्राइम्स पे बेस करता है, ऐसा ही है, ठीक है। सो हमें ये सारी चीजें ऑलरेडी पता हैं, ठीक है, हमने खाली उनको एक एक सिंक्रोनाइज्ड वे के साथ पढ़ना है। अब क्राइम हमें भी पता है क्या होता है, जुर्म होता है, ठीक है। अब उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे क्रिमिनोलॉजी में,
थोड़ी सी अच्छी टर्मिनोलॉजीज के साथ उसको हम डिफाइन करेंगे कि वो एक अनलॉफुल एक्ट है, ठीक है। हर वो एक्ट जो लॉ के अगेंस्ट है वो क्राइम होता है, जिसपे आपको पेनल्टी सजा मिलती है, ठीक है। उसके अलावा आप क्राइम, एक एक्ट को हम क्राइम कब कहते हैं, ठीक है, कि एक तो किसी बंदे ने कोई एक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिस्टल निकाली है, ठीक है। अब वो एक्ट जो है वो मैंने किसी के अगेंस्ट किया है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने अगर गन पॉइंट पे किसी से फॉर एग्जांपल कार स्नैच किया या मैंने शूट कर दिया किसी को, ठीक है, तो मैंने एक किसी के अगेंस्ट, किसी की लाइफ, किसी की प्रॉपर्टी, ठीक, के अगेंस्ट कोई चीज की है, ठीक है। दैट मीन्स कि उस एक्ट ने, कोई एक्ट क्राइम कब बनेगा कि जब एक तो मैंने कोई एक्ट किया, दूसरा उस एक्ट, वो एक्ट मैंने किसी बंदे के खिलाफ किया, ठीक है, उसकी जानी या माली नुकसान दिया, फिर उस एक्ट का कोई रिजल्ट भी निकला। ऐसा नहीं कि मैंने गन निकाली, फायर किया और वो फायर हवा में हो गया, दूसरे बंदे को हिट नहीं किया, ठीक है। ये सारी थोड़ी सी लीगल इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं कि मेरे उस एक्ट का रिजल्ट भी कोई होना चाहिए। दैट मीन्स के उस बंदे को नुकसान भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो जख्मी हो गया या उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, अनलॉफुल है ना, लॉ, इसके ऊपर लॉ है। अब आगे जाके हम नेक्स्ट पोर्शन 2 में लॉ, क्राइम और डेवियंस को भी मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी, तो चीजें आपकी मजीद क्लियर हो जाएंगी। सो बेसिकली ये डेफिनेशन है कि जिसके अगेंस्ट लॉ हो वो एक अनलॉफुल एक्ट हो और आपको उसकी कोई पेनल्टी मिलती हो, उसे किसी को नुकसान पहुंचा हो, ठीक है, ये आपका क्राइम हो गया डेफिनेशन। क्रिमिनलिटी क्या होती है, द एक्सटेंट टू विच somebody कैन कमिट क्राइम, ठीक है, कि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड कितना है, ठीक है, उसके अंदर पोटेंशियल ऑफ क्राइम कितना है, ठीक है, ये क्रिमिनलिटी है। क्रिमिनल बिहेवियर देन अगेन यही है कि कोई बंदा क्रिमिनल बिहेवियर कब शो करता है, क्यों शो करता है, क्रिमिनल बिहेवियर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं आपके नॉर्मल बिहेवियर को क्रिमिनल बिहेवियर कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी का बहुत ज्यादा स्कोप है और अब करंटली मुझे लगता है थिंग्स माइट हैव चेंज इन आवर सोसाइटी एज वेल। बहुत जरूरत है कि हम क्रिमिनोलॉजिस्ट को इनकॉर्पोरेट करें अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स में, हम उनको इनकॉर्पोरेट करें डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस जो हम करते हैं हीनियस क्राइम्स की, उसके अंदर, ठीक है, आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ वो काम करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होता है वो एक्चुअली डिग डाउन कर रहा होता है वो सारी रीजंस, ठीक है, विच लेड टू दैट क्रिमिनल बिहेवियर, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये सारी चीजें, हमारे पास कोई एक ऐसा एक्सपर्ट हो जो ये सारी चीजें, जिन सारी चीजों की उसको नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, रिसर्च हो, ठीक है, और वो इन सारी चीजों को स्टडी कर सके, क्योंकि सजा ना कभी भी क्राइम को रोक नहीं सकती, ऐसा ही है, ठीक है। हमें डीप डाउन वो रीजंस सर्च करनी है और उनको रूट आउट करना है, ठीक है, तब हम इन द लॉन्गर रन एक पीसफुल सोसाइटी को, वी कैन गिव रेज टू अ पीसफुल सोसाइटी, ठीक है। अदरवाइज तो आप देखो पाकिस्तान के अंदर कितने ज्यादा आपके लोग हैं जो जेल्स के अंदर हैं, और वो जब जेल से बाहर निकलते हैं तो क्या वो रिफॉर्म होकर निकलते हैं? नहीं, वो तो और हार्डन क्रिमिनल होकर निकलते हैं। दैट मीन्स कि हम वजह रूट आउट नहीं कर रहे। अब बेसिक रीजंस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ पॉवर्टी की, ठीक है। अगर हम गुर्बत खत्म कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेजोरिटी जो लोगों की है वो क्राइम क्यों करते हैं? क्योंकि भूख है, गुर्बत है, फ्लास है, ठीक है, और ये सारी चीजें उनको मोटिवेट करती हैं। देयर इज नो वे आउट, उनकी मजबूरी बन जाती है क्राइम करना और फिर उसको सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना। बजाय इसके कि हम चोरों डकैतों को उठा उठा के हम जेल में बंद करें, हम क्यों ना सोसाइटी के अंदर से वो मेन रीजन पॉवर्टी खत्म कर दें, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि जी अब आपको समझ आ गई कि स्कोप क्रिमिनोलॉजी का क्या है। ओके, उसके बाद क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम के अंदर हम क्राइम की आगे फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे कि डेवियंस क्या होता है, सिन क्या होता है, वाइस क्या होता है, इविल क्या होता है, ठीक है। ये सारी 4 डिविजन्स थोड़े बहुत फर्क के साथ वेरी करती हैं, आपके क्राइम की ही फर्दर ये एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉ ब्रेक करते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका क्या आ जाता है? क्राइम आ जाता है, ठीक है।
डेवियंस क्या होता है कि एक ऐसा इमोरल एक्ट जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई उम्र में कोई बड़ा शख्स आपके आया है, रूम में एंटर हुआ है, तो हमें ये मोरालिटी ये कहती है कि हमें खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है, या हमें बस में आपके जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जगह दे देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करते तो इसके अगेंस्ट आपको कोई जेल नहीं है, कोई सजा नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, आपको पुलिस नहीं पकड़ के लेके जाएगी, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके डेवियंसेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो ऐसे सारे क्राइम्स जिनके अगेंस्ट लॉ बना हुआ है, ठीक है। नाउ जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है क्राइम, मुझे एक एग्जांपल दें क्राइम की, एक ऐसा एक्ट जिसके अगेंस्ट लॉ हो, जिसकी सजा हो। Like Ma'am, traffic violation. Someone. ट्रैफिक वायलेशन, somebody said, हाँ जी, आप सिग्नल ब्रेक करते हैं तो आपको चालान होता है, दैट मीन्स उसके ऊपर लॉ है, बिल्कुल ये क्राइम में आता है। somebody else was saying, कोई लड़की बोल रही थी, कोई और एग्जांपल दे रही थी, प्लीज गो अहेड। Robbery. रॉबरी, बिल्कुल Stealing something. बिल्कुल। I'm not है। giving shares in property. बिल्कुल हाँ, उसमें भी आप बहुत जो है वो लीगल पेनल्टीज हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड मुझे डेवियंस की कोई और एग्जांपल दें। डेवियंस ऐसी चीज है जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोई लॉ नहीं है, ठीक है। Like ma'am, lying. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, Like lying. Like when we lie, like it's wrong, but we don't have any law. लाइंग अगर स्कूल में कोई बच्चा जो है वो डेविएंट बिहेवियर शो कर रहा है, या सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर कोई सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन यह है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। मैम, डोमेस्टिक अच्छा, वायलेंस पे अभी तक कोई लॉ नहीं आया ना, जी जी नहीं आया, तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये डेवियंस में आएगा। फिलहाल तो ये डेवियंस में ही आएगा, लेकिन इसके ऊपर लॉ अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन वही चीज अगर डोमेस्टिक वायलेंस डिपेंड करता है कि अगर वो वायलेंस इफ इट लेड टू द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल, तो फिर वो क्राइम में आ जाता है, ठीक है। खैर ये हम सारी चीजें जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी ये, तो आपको मजीद चीजें क्लियर होंगी, और एग्जाम्पल्स क्रिमिनोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिन क्या होता है, गुनाह, उसकी एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, इनका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। अभी हम खैर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं कि हमने सारा सिलेबस डिस्कस करना है। क्राइम क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्राइम्स क्या होती हैं, उन सब की आपको प्रॉपर नो हाउ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस विद एग्जांपल्स, ठीक है। जितनी आप एग्जांपल्स कोट करेंगे अपने स्टैंड्स को, आपके स्टैंड्स को ज्यादा बेहतर बनाएगी और आपका पेपर स्टैंड आउट करेगा फ्रॉम द रेस्ट। मैं आपको साथ साथ एग्जांपल्स खुद भी देती रहूंगी। आप लोग बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अच्छा ये डेवियंस में आती हैं, ये सिन में आती हैं, ये क्राइम में आती हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप्स, क्राइम एंड क्रिमिनल्स, टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स या टाइप्स ऑफ क्राइम। अब ये भी सारी वो चीजें हैं जो हमें ऑलमोस्ट सारी ऑलरेडी पता हैं, ठीक है। थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट के साथ आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये सारी वो चीजें, ये सारी वो क्राइम्स, ये सारे वो क्रिमिनल्स हैं जिन्हें हम अपनी सोसाइटी में डेली लाइफ में देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। वी आर ऑलरेडी वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, पहला आपका आ जाता है ओकेजनल क्रिमिनल्स। अच्छा, जब ये हम टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स या क्राइम करते हैं ना, इसके पढ़ेंगे ना, इसके अंदर आपने थोड़ा सा इसकी वोकैबुलरी को दिमाग में रखना है, ठीक है। ओकेजन से निकला है ओकेजनल, ठीक है। दैट मीन्स कोई चीज हम कहते हैं ना ओकेजनली हो रही है, कभी कभी हो रही है, ठीक है। वहीं से आप इसका मीनिंग और डेफिनेशन एक्सट्रैक्ट करें। ओकेजनल क्रिमिनल को कौन होता है, जो कभी कभी क्राइम करता है, ठीक है, जो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं होता। हैबिचुअल क्या, हैबिट से निकला है। जो हैबिट क्या होती है, आपकी आदत, राइट। सो हैबिचुअल क्रिमिनल कौन होगा, जिसकी आदत है चोरी करने की, ठीक है। डिफरेंट आपके घर के अंदर जो आपको आपके फॉर एग्जांपल जो आपके मुलाजिम हैं, ठीक है, वो अक्सर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओकेजनल क्रिमिनल की अगर मैं बात करूं तो यस, घरेलू मुलाजिमीन की भी ये डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि हो सकता है वो ओकेजनल क्रिमिनल हो कि अगर उनको कोई ऐसा खास मौका मिला है कि अगर हम भूल गए गाड़ी लॉक करना
गाड़ी तो नहीं, खैर कार स्नैचिंग तो मुश्किल हो जाता है। लेट्स से कि अगर आपने कुछ ज्वेलरी आपने रखी है अपने ड्रॉअर में और आप उसको लॉक करना भूल गए, तो ये एक आइडियल सिचुएशन उनको मिल गई है, ठीक है। तो वो हैबिचुअल नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मौका मिला है तो उन्होंने चोरी कर ली, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हैबिचुअल क्रिमिनल क्या होगा, उसकी हैबिट है चोरी करना। वो अगर आप लॉक करना भूल गए या नहीं भूल गए, दैट डजंट मैटर, he'll find the keys, he'll get it unlocked और फिर वो उसमें से चोरी कर लेगा जो भी उसने चोरी करना है, क्योंकि उसकी हैबिट है। तो वो सर्कमस्टेंसेस का वेट नहीं करता, वो सर्कमस्टेंसेस खुद क्रिएट भी कर सकता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, ओके। फिर आ जाता है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। प्रोफेशनल क्या हम कहते हैं जी, ये फॉर एग्जांपल ये एक प्रोफेशनल डिग्री है, ये एक प्रोफेशन है, ठीक है। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स दैट जी जी अमीर हमजा, यू रेज योर हैंड। मैम जो अक्सर लोग होते हैं वो लोग जैसे मॉर्ट वगैरह में जाते हैं, दे हैव द वेल्थ एंड मनी टू बाय थिंग बट स्टिल दे ट्राई टू रॉब एंड थेफ्ट, बट वो उसके हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो ये ओकेजनल में आएगा। होल्ड ऑन, आई एम सो सॉरी, आई मिस्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। आपने क्या कहा, मॉल में जाते हैं या मॉस्क में जाते हैं? मॉल या मार्ट वगैरह में जाते हैं या किसी भी वो शॉपिंग गैलरी में जाते हैं, तो जब वो मतलब दे हैव द वेल्थ टू बाय थिंग बट दे गेट किक्स व्हाइल यू नो थेफ्ट और दे गेट थ्रिल टू शॉप विदाउट पेइंग मनी, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये इसी कैटेगरी में आएगा कि अगर तो वो रिपीटेडली ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो फिर वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप देखो, अगर किसी की हैबिट है कि एक गैंग है, ठीक है, दैट डजंट मैटर कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो जरूरत के लिए चोरी कर रहे हैं या उनके लिए ये एक फन एक्टिविटी है, ठीक है। अगर उनकी ये हैबिट है और वो रिपीटेडली ये चीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। अगर वो ओकेजनली कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें लग रहा है कि किसी मॉल के अंदर बहुत एक आइडियल सिचुएशन है और मैं कोई चीज ग्रोसरी स्टोर से उठा सकती हूँ, मतलब वो हैबिचुअल, वो रिपीटेडली ये चीज नहीं करती लेकिन कभी कभी करती है, तो दैट मींस ये ओकेजनल क्राइम है। इज दैट क्लियर नाउ? ओके मैम। अच्छा, अभी मैं बिल्कुल, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, थोड़ा थोड़ा सा इनका आप ओरिएंटेशन ले लें, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएं। वंस वी आर डन विद द होल सिलेबस, ये एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक प्रॉपर क्लास होगी, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कौन होते हैं कि फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं मेडिसिन मेरा प्रोफेशन है, लेट्स से मैं डॉक्टर हूँ, मैंने उसको प्रोफेशन बना लिया, ठीक है, ठीक है, इस को, और मैं, मेरा ये सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है। इसी तरह वो क्रिमिनल्स जो जिनका पेशा, अब देखो हैबिचुअल और ओकेजनल क्रिमिनल में भी इससे ये उनका सोर्स ऑफ अर्निंग ना हो, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, जैसे आपके होते हैं आप हायर करते हैं कार स्नैचर्स या किडनैपर्स, या और आपने डिफरेंट क्राइम्स के लिए आप जो लोगों को हायर करते हैं, वो कौन होते हैं? वो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, उनका ये सोर्स ऑफ अर्निंग है। आगे चलते हैं जल्दी से, व्हाइट कॉलर क्राइम। अब व्हाइट कॉलर क्या है, देखो सब चीजें ना आप डिराइव करो, इसकी इंग्लिश से आप मीनिंग, हमें सबको पता है व्हाइट कॉलर जॉब्स क्या होती हैं, ठीक है, सीमिंगली रिस्पेक्टेबल जॉब्स इन द सोसाइटी। अब व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है कि वो बंदा फॉर एग्जांपल जो किसी कंपनी का सीईओ है, राजबरी यू रेज योर हैंड। अस्सलामुअलैकुम मैम, मैंने ये पूछना था कि ये जो प्रोफेशनल है ये हैबिचुअल से हाई डिग्री का हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस होगा इतना सा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हैबिचुअल तो अपनी आदत समझ के करता है ना, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल तो उसका सोर्स ऑफ इनकम है क्रिमिनल क्राइम। जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है वो आपको क्या लगता है कि वो ओकेजनली क्राइम करता होगा? नो। नो वो आपको क्या लगता है कि हैबिचुअली क्राइम करता होगा? नो। इज दैट क्लियर नाउ? यस मैम। अच्छा, मैंने एक आखिरी 10-15 मिनट का टाइम स्लॉट रखा हुआ है आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए, ठीक है, उसके अंदर मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी। अभी हम चलते हैं आगे। व्हाइट कॉलर क्राइम, मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि ये व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, ठीक है। अब हम दो टाइप्स की जॉब है हम सोसाइटी में, हम कहते हैं जी ये फलाना और जॉब कर रहा है, ये व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है कि जो आपकी सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है।
जैसे कोई बंदा, हम कहते हैं कि अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का पार्ट है, या आपका ब्यूरोक्रेसी हो गई, या आपका कोई पॉलिटिशियन है, या किसी कंपनी का सीईओ है, ठीक है, तो ये सारी क्या चीजें हैं, या किसी बैंक में काम करता है, व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं ये, ठीक है। आप जो बंदा बैंक में काम करता है, ठीक है, वो अगर कोई फ्रॉड करता है या वो कोई क्राइम करता है, ठीक है, अब पहले हम क्या समझते थे, या अब हमने स्टार्ट भी जब किया होगा तो हमारे दिमाग में क्रिमिनल का जो इमेज है वो यही होता है ना, कि somebody who lives below poverty line, या somebody who is not well educated, ठीक है, ये क्रिमिनल्स का पहला इमेज आता है हमारे दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी जब इंट्रोड्यूस हुई तो उसने एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्राइम का और क्रिमिनल्स का पेश किया। आपको क्या लगता है, जो इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज हैं, ठीक है, या जो बैंक मैनेजर है, वो क्या पढ़ा लिखा नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है? क्या ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी जो वो क्राइम करता है? नो। सो ये वाली जो टाइप है ना क्राइम की या क्रिमिनल्स की, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनलिटी कहलाती है, कि जब आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छी पोस्ट पे हैं और आप फिर भी क्राइम करते हैं ना लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है, कि आपकी एक बहुत बड़ी चेन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको लेट्स टेक इट दैट वे, ठीक है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, और पूरी एक चेन है आपकी। ये नेशनल लेवल पे भी होते हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। आपकी मनी लॉन्ड्रिंग फॉर एग्जांपल आ गई, वो आपको क्या लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग आप ओकेजनली कर सकते हैं, हैबिचुअली कर सकते हैं? नो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मनी लॉन्ड्रिंग एक कॉम्प्लिकेटेड क्रिमिनल प्रोसीजर है, ठीक है। सो ये होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये तो आपको मैंने बहुत ज्यादा बड़ी एग्जांपल दे दी, अगर इसको हम नैरो डाउन करें, ठीक है, तो इवन आपकी किडनैपिंग जो है, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, वन मैन शो नहीं है, ठीक है। इसमें भी उनके डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लोग एसोसिएटेड होते हैं, बंदे को कहाँ से उठाना है, कहाँ रखना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉर्पोरेट क्राइम, देन अगेन ये दैट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाइट कॉलर क्राइम, ठीक है, कि आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, देन अगेन उसके अंदर जो आप एक्सप्लॉइटेशन करते हैं किसी के, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अगर अपने वर्कर्स के साथ कुछ ज्यादती कर रहा है, ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें, दीज बोथ आर क्वाइट सिमिलर। दोबारा देन अगेन के आपके अच्छी जॉब्स पे लोग होते हैं, दे आर अर्निंग वेल, उनकी अपनी कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादती करती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्राइम एंड क्रिमिनलिटी के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पे। अच्छा, ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड पता नहीं स्टूडेंट्स फाइंड इट द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट मुझे ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। सिर्फ थोड़ा सा आपने ना ओपन माइंडेड होकर इसको सुनना है, ठीक है। जहां भी थ्योरी का वर्ड आ जाता है ना, बच्चे पता नहीं क्यों डरना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब क्राइम और क्रिमिनलिटी को हम 3 पर्सपेक्टिव से इसके अंदर पढ़ेंगे। आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। वो 3 पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? आपके बायोलॉजिकल थ्योरीज, आपकी साइकोलॉजिकल थ्योरीज, आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट नो डाउट आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज है, लेकिन हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल से, ठीक है। और ये इसकी एवोल्यूशन भी इसी तरह ही हुई है, ठीक है। पहले बायोलॉजिकल देखो, जैसे द वर्ड इंडिकेट्स कि इट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स, या आप कहते हैं कि जी, जैसे पहले के ये कॉन्सेप्ट था कि मैन इज बोर्न क्रिमिनल या समबडी इज बोर्न क्रिमिनल, हम कहते थे कि जी ये तो है ही चोर, राइट। ये वाली सारे कॉन्सेप्ट्स थे कि हम कहते थे कि जी आदमी तो पैदा ही गुनाहगार हुआ है एंड थिंग्स लाइक दैट। वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ज्यादा कंसिडर करते थे। इसके अंदर जो डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने जो स्टडी किया, उन्होंने भी लोगों के फेशियल फीचर्स को स्टडी किया, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया। देन अगेन वही बात आ जाती है कि हमारे दिमाग में जब किसी क्रिमिनल, अगर मैं आपको वर्ड बोलूं क्रिमिनल और मैं कहूँ टेक 5 मिनट्स, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन, और एक आप मुझे कोई स्केच बना कर दें, तो आप लोग क्या स्केच बनाएंगे? समवन हु इज मोर मैस्कुलिन। अच्छा, पहले तो सबसे पहले तो ये है कि आपका फीमेल जेंडर की तरफ ख्याल नहीं जाता, ठीक है। आपको लगता है कि अच्छा क्रिमिनल वही, या वही पहला आता कि यार ये मेल जेंडर है। दूसरा, हमारे दिमाग में आता है कि somebody who is more masculine, who's tall, लंबे लंबे हाथ, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। यही चीजें
आपके इनिशियली डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट ने स्टडी भी की। एक स्टडी थी कि somebody compared physical features, he conducted a research, I forgot the name, कौन सा वो सुदरलैंड ने किया था या अब मैं नहीं, लेम्ब्रोसो, यस, लेम्ब्रोसो ने क्या किया था कि वो जेल गया और उसने एक स्टडी कंडक्ट की। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे भी जब हमारी क्लास होगी, भी वैसे मेरे दिमाग में आया तो मैं आई थॉट टू शेयर इट विद यू गाइस। उसने क्या किया कि उसने नोट डाउन किया कि जो लोग क्रिमिनल्स हैं वो दिखते कैसे हैं, उनके फिजिकल फीचर्स कैसे होते हैं। उसने फिर एक ही came up with the conclusion के somebody who is then again tall, broad, pointed कान है जी, skull बड़ा है, लंबे हाथ हैं, ठीक है, so someone who possess all these features is more prone to criminality, ठीक है। लेकिन later on देखो जैसे साइंस इवॉल्व हुई, बाकी सारी डिसिप्लिन इवॉल्व हुए, क्रिमिनोलॉजी भी इवॉल्व हुई, फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो व्हाट वुड यू से कि जो चाइनीज हैं फॉर एग्जांपल, जो जिनका जेनेटिकली शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है, उनके कोई पॉइंटेड कान नहीं होते, उनका कोई बड़ा स्कल नहीं होता, वो टॉल नहीं होते, ब्रॉड नहीं होते, आप उनको क्या कहेंगे, ठीक है। सो जब भी आप कोई चीज प्रपोज करते हैं उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरा पर्सपेक्टिव भी आता है। इसी तरह जो बायोलॉजिकल थ्योरीज थी जिसमें कहा जाता था कि जी सर्टेन फिजिकल फीचर्स वाले लोग जो हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे हम पहले भी कहते थे कि जो अनपढ़ और जाहिल और गरीब बंदा एक क्रिमिनल होता है, लेकिन हमने जब व्हाइट कॉलर क्राइम पढ़ा, कॉर्पोरेट क्राइम पढ़े, तो हमें पता लगा कि नहीं, वेल एजुकेटेड लोग भी क्राइम करते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल थ्योरीज में पहले कहा जाता था कि जी इंसान जो है ना वो बॉर्न क्रिमिनल है और ये है वो है, ठीक है, और हमने इसकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स नहीं डिस्कस किए, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट होता है हमने नहीं डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होता है हमने नहीं डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद अब साइकोलॉजिकल थ्योरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आई तो उन्होंने बायोलॉजिकल के अलावा उन्होंने कहा कि ये भी हो सकता है कि इफ समबडी इज मेंटली इल, ठीक है, अगर आपके अंदर, अगर आपका ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स नहीं डेवलप हुई प्रॉपरली, ठीक है, तो वो भी तो आपको क्रिमिनलिटी की तरफ लेकर जाती है। ऐसा है, ऐसा है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. अगर आप में से किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी हो तो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा था कि अगर आपकी इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन कॉन्सेप्ट्स डिटेल में पढ़ाऊंगी भी नहीं बताती, बेसिकली दिमाग के तीन फंक्शंस हैं, लेट्स टेक इट दैट वे, ठीक है। अगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, ठीक है, कहीं इड ज्यादा हो गई, ठीक है, दैट मीन्स के अगर नेगेटिविटी ज्यादा हो गई है तो वो जो है ना क्रिमिनलिटी की तरफ आपको ले जाएगी। सॉरी Ma'am, 8 pleasure principles. मतलब if you can't control, बिल्कुल you focus on that. बिल्कुल, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कि अगर आपका दिमाग प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, आपको कोई मेंटल इलनेस है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपको क्राइम की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है, सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी नेक्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये थी कि उन्होंने ये डिग डाउन की ये रीजंस कि आपकी सोसाइटी कितना इम्पैक्ट करती है, ठीक है, जो कि एक बहुत मेजर रीजन है, ठीक है। उन्होंने सोशल पर्सपेक्टिव्स पढ़े, ठीक है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज डेवलप की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें आ जाती है आपकी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेन थ्योरी, सोशल कंट्रोल, लर्निंग थ्योरी। अभी इनके नामों पे आपको कंफ्यूज नहीं करना, ये क्या है मैं आपको इसका क्रक्स बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लेबल समबडी, लेबलिंग थ्योरी, कि मैं कहती हूँ जो अमीर हमजा है, ठीक है, वो तो है ही क्लास का सबसे नालायक तरीन स्टूडेंट, ठीक है, अब मैंने इसको लेबल कर दिया, ये सोशल एस्पेक्ट था, ठीक है, कि अगर आपकी टीचर आपको ये कह देगी तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे ही आपका मोरल डाउन हो जाता है, और बच्चा अगर अच्छे ग्रेड्स ला भी रहा हो तो वो डिस्करेज हो जाता है, ठीक है, ये इम्पैक्ट है सोसाइटी का। फिर उसके बाद बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो है ना वो नेबरहुड के अंदर कोई फॉर एग्जांपल क्रिमिनल्स रहते हैं, या आप एक ऐसी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो लेआरी, गवादर, फाटा, इस तरह के जो एरियाज हैं, ठीक है, उसके अंदर जो क्रिमिनल बिहेवियर ज्यादा होने की मेजर रीजन है वो यही है कि ऑब्वियसली वो लोग सराउंडेड हैं ऐसे लोगों के साथ, ठीक है, सो ये सराउंडिंग्स आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, ये भी एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो पहले डिस्कस नहीं किया गया या पहले जिसको नहीं एक्सप्लोर किया गया। उसके बाद अगर सोशल कंट्रोल की मैं बात करूं देखो आपके जो सोशल कंट्रोल के इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका फैमिली भी सोशल कंट्रोल है, ठीक है, आपका एजुकेशन जो सेक्टर है वो भी सोशल कंट्रोल है, अभी भी आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर है ना, ठीक है,
इसी तरह अगर आप थोड़ा हायर लेवल पे जाएं तो आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी तो सोशल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो ये सोशल कंट्रोल अगर वीक हो, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि हाँ जी चलें अब आप लोग यू आर फ्री टू से एनीथिंग, ठीक है, या आप जो मर्जी करें, तो आप सोशल कंट्रोल वीक किया मैंने क्लास का, क्या हो जाएगा? सब बच्चे वीडियोस बंद करेंगे, क्लास छोड़ेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। स्कूल के अंदर अगर आप टीचर थोड़ा सा अगर लिवरेज देता है तो क्या उसको उतनी प्रोडक्टिविटी मिलती है स्टूडेंट्स की? नहीं मिलती। लाइकवाइज सोसाइटी में भी यही है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रैफिक रूल वायलेट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको पता हो कि जी कोई चालान नहीं है, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कैमरास नहीं है, तो कौन रुकेगा? क्या हम इतने मॉरली अपलिफ्टेड हैं कि हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे? कोई भी नहीं करेगा, राइट। सो जहां आपका सोशल कंट्रोल वीक होता है, ठीक है, जैसे आपके अब तो खैर फाटा मर्जर के बाद चीजें बेहतर हो गई हैं, लेकिन जो आपके वो एरियाज थे, ठीक है, ट्राइबल एरियाज थे, उसमें क्या था? सोशल कंट्रोल ही तो वीक था, ठीक है। हमारा वहां पे कोई इस तरह का एसेस नहीं थी, कोई प्रॉपर पुलिसिंग नहीं थी, जस्टिस सिस्टम नहीं था। दैट मीन्स के सोशल कंट्रोल वीक था। जुडिशरी भी एक कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है। आपको पता है कि अगर मैंने कोई काम किया मुझे उसकी सजा मिलेगी, राइट। सो ये सोशल कंट्रोल जहां जहां वीक होता है, ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे आप घर की एग्जांपल ले लें, आप क्लास की एग्जांपल ले लें, आप सोसाइटी की एग्जांपल ले लें, ठीक है। सो वहां पे आपको ज्यादा क्रिमिनलिटी या क्रिमिनल बिहेवियर नजर आता है। ये आपका देन अगेन एक क्या होगी? एक सोशल डायमेंशन होगी। फिर उसके बाद आ जाता है, अच्छा somebody texted me, class is getting a bit dull। ओ अच्छा, आगे चलती हूँ, ओके, स्पीड अप करती हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लर्निंग थ्योरी। हम बहुत सारे क्रिमिनल बिहेवियर्स लर्न भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप आपका जो फ्रेंड है, ठीक है, वो कार स्नैचिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, या वो किसी ऐसे गैंग्स के साथ इन्वॉल्व है जो डिफरेंट टाइप के क्राइम्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आप उससे बिहेवियर लर्न कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये लर्निंग बिहेवियर है ना। हम अपने जो पेट्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? लर्निंग थ्योरी है। मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम बच्चों की, इवन जब हम टीचिंग एंड लर्निंग डिपार्टमेंट के अंदर भी, अभी आप क्या कर रहे हो? ये लर्निंग थ्योरी अप्लाई हो रही है, ठीक है, ये आप लर्न कर रहे हो। आप मुझसे अच्छी चीज भी सीख सकते हैं, आप मुझसे बुरी चीज भी सीख सकते हैं। तो अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें क्राइम के अंदर, तो उसके अंदर लर्निंग थ्योरी भी अप्लाई होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका इस्लामिक पर्सपेक्टिव और डेविएंस इन क्राइम। ये छोटा सा टॉपिक है कि हमारा इस्लाम का क्या पर्सपेक्टिव है क्राइम और डेविएंस के ऊपर, ठीक है, कि इस्लाम में क्या पेनल्टीज हैं, इस्लाम में क्या सजाएं हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 1, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 2 जो है ना, वो थोड़ा सा काफी इंटरेस्टिंग है। ये चीज आप लोगों के लिए, ये कॉन्सेप्ट शायद कंपैरेटिवली नया नहीं हो, लेकिन जरा ये टर्मिनोलॉजी नहीं है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ठीक है। अब जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होती है कि अगर आप एक सर्टेन एज से ज्यादा हैं और आप कोई क्राइम करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट, उसकी पेनल्टीज डिफरेंट होती हैं। ऑन दी अदर हैंड एक सर्टेन एज से कम, प्रॉबेबली वो 18 है, वेरी करता है कंट्री टू कंट्री क्या होती है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं और अगर आप वही सेम क्राइम करते हैं तो वो क्राइम में नहीं आता, वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आ जाता है कि आपने एक सर्टेन एज अटेन नहीं की हुई थी और आपसे ये गुनाह हो गया, तो उसका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, उसकी सजाई भी डिफरेंट है, उसकी रिहेबिलिटेशन भी डिफरेंट है, ठीक है। सो इस सेक्शन 2 के अंदर हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे कि हम फिर उनको ट्रीट कैसे करते हैं, पुलिस का क्या रोल है। अब देखो, पुलिस डिपार्टमेंट सेम है लेकिन उसका रोल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब वही पुलिस है, उसका व्हाट्स द टाइम बाय द वे, पुलिस का जो रोल है ना, वो अब डिपार्टमेंट सेम है, लेकिन अगर 18 साल से ज्यादा उम्र का बंदा वो क्राइम करेगा तो उसको वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगा, आपका पुलिस भी, आपकी जुडिशरी भी, आपका लॉ भी, ठीक है। लेकिन वही अगर 18 ईयर्स से कम का बच्चा करेगा तो उसके साथ कंपैरेटिवली डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उनका जुवेनाइल्स का बेसिकली हर चीज डिफरेंट होती है, उनका ट्रायल डिफरेंट होता है, उनकी काउंसलिंग डिफरेंट होती है, ठीक है, उनके प्रोबेशन, पैरोल, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। हम ये दोनों कंपैरिजन में पढ़ेंगे।
अच्छा, उसके बाद इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अगेंस्ट क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो जो हमारा नॉर्मल, हम सबको पता है, जो 18 ईयर्स से प्लस लोग जो क्राइम करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उनको डील करता है, ठीक है। और उसकी सारी हम डिटेल पढ़ेंगे कि जी उसमें पुलिस का क्या रोल है, उसमें ट्रायल एंड कन्विक्शन किस तरह होता है, उसके अंदर प्रोसिक्यूटर्स का या कोर्ट्स का क्या रोल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और आपका टॉपिक है कि हम ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, या आपकी कॉर्पोरल पनिशमेंट का क्या रोल है, आप जो रिहैबिलिटेशन की फैसिलिटी अगर क्रिमिनल को देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उस रिफॉर्मेशन में, उस क्रिमिनल की रिफॉर्मेशन में क्या उसका रोल होता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरल पनिशमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, या इसको कितना हम कंडेम करते हैं। उसके बाद रिहैबिलिटेशन का क्या रोल है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये वाली सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन सेक्शन 3, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये बड़े मजे का टॉपिक है। जो बच्चे वो CID और इस तरह के चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जी, फॉरेंसिक्स क्या होते हैं, हम किस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा को हम मैनेज किस तरह करते हैं, इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं, टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हैं, उसके बाद इंटरव्यूइंग, इंटेरोगेशन, ये वाली सारी चीजें, और फिर उसके बाद डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, ये वाली सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स की लीगल और एथिकल गाइडलाइंस क्या हैं, कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि पुलिस की क्या जुरिस्डिक्शन है, वो किस तरह से हमें स्टॉप एंड फ्रिस्क ऑपरेशंस, मतलब वो कैसे वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं। देखो, पुलिस की भी तो कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि वो किन कंडीशंस में आपको रोक सकता है, आपसे जवाब ले सकता है, आपको सीज कर सकता है, या आप सर्च वारंट, और ये वाली सारी चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आखिरी आपका टॉपिक है सेक्शन 3 का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हम ये डिस्कस करेंगे। अब देखो, अभी तक हमने अपना पाकिस्तान का लॉ भी पढ़ लिया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी पढ़ ली। अब हम इस वाले सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरपोल, यूरोपोल या यूनिसेफ जैसे जो इदारे हैं, ये किस तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। या हम हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, FIA, पुलिस वगैरह, ये कोलैबोरेट कैसे करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, कैन यू गाइस गिव मी अ सेकंड प्लीज। अच्छा, एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि हम ये सारे इंस्टीट्यूशंस किस तरह पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग है, हम ये पढ़ेंगे हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट जो इसको डील करता है, कैसे डील करता है, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करने के लिए क्या मेजर्स लेते हैं, किस तरह फंक्शन करते हैं। फिर उसके बाद क्या हमारे कोई कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ, क्या हमारे ऑफिसर्स जाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, क्या हमें कोई फंडिंग आती है, क्या जॉइंट वेंचर्स हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की in Pakistan and around the world as well. So that's how we'll be covering these international organizations. Section 4, आखिरी section. क्रिमिनोलॉजी के अंदर कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। टेररिज्म इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्नैचिंग, मर्डर, ये वाली सारी चीजें तो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, चलते आ रहे हैं। टेररिज्म क्या है कंपैरेटिवली, अभी तो खैर नहीं हमारे जनरेशन के लिए, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद वॉर ऑन टेरर, रेडिकलिज्म, ये वाले सारे जो है, ये हम विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनोलॉजी इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया, ठीक है, कि रोल ऑफ मीडिया क्या है क्राइम को कॉम्बैट करने में, उसको इन्हांस करने में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रोल ऑफ मीडिया क्या है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितना मैंने आपको इस सब्जेक्ट को ओवरव्यू दिए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता ना हो, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न लॉ इन्फोर्समेंट एंड क्राइम प्रिवेंशन के लिए हम पढ़ेंगे कि जी मॉडर्न कौन सी टेक्निक्स हम यूज करें। इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग है,
हमारे जो डिफरेंट इंटेलिजेंस लेड डिपार्टमेंट्स है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, ठीक है। कम्युनिटी पुलिसिंग का क्या रोल है, ठीक है। जब अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी कम्युनिटी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो आप कैसे क्राइम सीन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आपकी इंटरव्यूइंग होती है, आप डिफरेंट लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता तो आप तो केस को आगे फर्दर नहीं लेकर चल सकते, ठीक है। तो कम्युनिटी लेड पुलिसिंग को हम डिस्कस करेंगे। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये सारे उसी की आगे डिमेंशंस हैं। अच्छा, उसके बाद जेंडर एंड क्राइम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे दिमाग में वैसे क्रिमिनल तो आपके दिमाग में पहला परसेप्शन क्या आता है कि फीमेल जेंडर का ख्याल नहीं आता, ठीक है। हमें हमेशा यही परसेप्शन आता है कि somebody मतलब कोई बंदा है क्रिमिनल, ठीक है। हम जेंडर का क्या रोल है क्रिमिनल के अंदर, और ये एक लाइक फीमेल जेंडर की क्रिमिनलिटी की कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटीज हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस में यूजुअली या प्रोस्टिट्यूशन या कुछ इस तरह के स्पेसिफिक क्राइम्स हैं जिनके अंदर द ऑपोजिट जेंडर इज इन्वॉल्व्ड मोर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अर्बनाइजेशन का क्या रोल है क्राइम के अंदर वही जो मैंने आपको बात बताई कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम या आपका जो कॉर्पोरेट क्राइम है, ये सारे क्या हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से हुए ना। अगर हमें हमेशा क्या लगता है कि जी रूरल सोसाइटी के अंदर क्राइम ज्यादा है, राइट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी डिस्क्राइब किया कि अर्बनाइजेशन या अर्बन एरियाज के अंदर किस तरह के क्राइम्स ज्यादा है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन राइट्स अब्यूज, वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, एनजीओज का क्या रोल है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इस क्राइम को, ठीक है। साइबर क्राइम कंपैरेटिवली ये भी आपका नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ेंगे कि साइबर क्राइम के अंदर वो ये किस तरह फंक्शन करते हैं लोग, कौन कौन से हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो इसको रिस्पॉन्ड करती हैं, इसकी पेनल्टीज क्या हैं, और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आई कुडंट सी द लास्ट वन। नहीं, इट्स फाइन नाउ। अच्छा हाँ, उसके बाद हमारे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे नैब, एफआईए, एएनएफ, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। पहले तो हमने क्राइम पढ़ लिया ना कि साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ये क्राइम वो क्राइम। अब हम फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सी जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनको डील किस तरह से करती हैं। लेट्स मूव ऑन। ओके, so these are the recommended suggested readings for you. I highly recommend this book. वर्ल्ड टाइम्स की सजाद हैदर की ये बुक है और ये आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करेगी और इसके ऊपर बहुत अच्छा, वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं लेकिन आई फाउंड दिस वन द बेस्ट और ज़्यादा हेल्पफुल थी, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ओके, आगे हम आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ क्राइम पे, क्रिमिनोलॉजी पे। क्रिमिनोलॉजी की जो डेफिनेशन है ना वो सराउंड करती है आपकी तीन चीजों के ऊपर, ठीक है। पहली बात क्या है कि क्रिमिनोलॉजी डील करती है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ठीक है, वो क्या है, कैसे हम लॉज बनाते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ दोज लॉज, ठीक है, कि वो लोग जो लॉ ब्रेक करते हैं यानी क्रिमिनल्स, वो ये लॉज क्यों ब्रेक करते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिंग टूवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज, कि अगर फॉर एग्जांपल एक लॉ बना हुआ था कि आपने सिग्नल को नहीं तोड़ना, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी है, ब्रेकिंग ऑफ लॉ क्या हुआ मैंने सिग्नल तोड़ दिया, राइट। अब इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा, रिएक्टिंग टूवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज क्या होगा, ऑब्वियसली मुझे चालान हो जाएगा, ठीक है। सो ये तीन चीजें, लॉज, फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ लॉज का प्रोसेस क्या है कि किस क्राइम के अगेंस्ट कौन सा लॉ है, उसके बाद आपका ब्रेकिंग ऑफ लॉज क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ये तीन डायमेंशंस हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिकली क्रिमिनोलॉजी इज अ ब्रॉडर टर्म जिसके अंदर हम ये तीन चीजें डिस्कस करते हैं। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्रिमिनोलॉजी के अंदर क्राइम को मेजर जो हम एम्फसिस करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। बहुत सारे लोगों की ये मिसकंसेप्शन होती है कि हम लीगल डायमेंशन में इसको ज्यादा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तक मैंने जितना आपको सिलेबस ब्रेक डाउन करके दिखाया है उसके अंदर ज्यादा चंक इसी बात का था, हम सोशल फिनोमेना ही डिस्कस कर रहे थे। ऐसा ही था कि एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है।
सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग क्रिमिनल बिहेवियर। ऐसा ही है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी लर्निंग थ्योरी की, ठीक है, कि सोसाइटी है ना, हम सोसाइटी से लर्न कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी लेबलिंग थ्योरी की, ये सोसाइटी है जो आपको लेबल करती है, ठीक है, कि तो ये तो है ही चोर, ये तो है ही नालायक, ये तो है ही मर्डरर, ठीक है। और इवेंचुअली उस लेबल, वो लेबल जो आपको मिलता है, अच्छा ये इसको लेबलिंग थ्योरी को हमेशा आपने नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में भी ये काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है और वो, उसके इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं, अभी मुझे नजर आ रहा है मोहम्मद तौसीफ, ठीक है, और लेकिन अगर मैं इसको पॉजिटिव लेवल देती हूँ, मैं इसको बहुत ज्यादा इंकरेज करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मोहम्मद तौसीफ कैन डू रियली वेल और ये तो क्रिमिनोलॉजी में टॉप करेगा, तो मोहम्मद तौसीफ क्या करेगा, वो मोटिवेट होगा, राइट। पॉजिटिव लेबल्स भी होते हैं, ठीक है। सोसाइटी को हमेशा आपने नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना, ठीक है। सोसाइटी का जहाँ इम्पैक्ट क्राइम बढ़ाने में, वही सोसाइटी का इम्पैक्ट क्राइम को रोकने में भी है, ठीक है। अगर आप किसी अच्छी कम्युनिटी में, किसी अच्छी जगह पे रहते हैं, वहां का एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वो आपको, अगर वहां पे कोई क्राइम करना चाह भी रहा होगा ना, तो सोसाइटी उसको, उसके अगेंस्ट आवाज उठाएगी, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके नेबरहुड में अगर अच्छे लोग रहते हैं, तो अगर वहां पे somehow whatever the reason जो भी हो, अगर कोई गलत लोग आते हैं, तो आपकी सोसाइटी उसके अगेंस्ट बोलती है ना, तो दैट मीन्स कि ये इट्स अ टू वे प्रोसेस। ओके, अब आ जाते हैं हम, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ब्रेकिंग लॉज, रिएक्शन टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ दोज लॉज। ये 3 डायमेंशन है, इनको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज की अगर हम बात करें, तो लॉज हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, चाहे अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज या आपके कंट्री के लॉज तो बहुत बाद में बने, ऑब्वियसली जब नेशन स्टेट सिस्टम आई और फिर ये सारी चीजें हुई, आपके कॉन्स्टिट्यूशन, जाहिर है जब मुल्क होगा तब ये सारी चीजें होंगी। पहले जब से इंसान पैदा हुआ है तो लॉज तो तब से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अल्लाह मियां ने एक लॉ बनाया था कि जी इस दरख्त का आपने फल नहीं खाना, ठीक है, और जब उस लॉ को ब्रेक किया गया तो फिर उसकी सजा मिली, ठीक है, रिएक्शन हुआ टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ दैट लॉ, ठीक है। तो यहीं से ही मैं आपको बताऊं कि आपकी प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज जब से इंसान तख्लीक किया गया है, ये तब से चल रहा है। हमारे कुरान में, बाइबल में, तौरात में ये सारे लॉज एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, डिवाइन लॉज के अलावा इंसान ने अपने लिए खुद लॉज भी बनाए, ठीक है। जब अल्लाह ने कम्युनिटीज में, क्लैंस में डिवाइड कर दिया, तो उन क्लैंस को, उन कम्युनिटीज की फंक्शनिंग के लिए भी कोई लॉज बनाए गए। ऐसा ही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उसके भी अपने लॉज हैं, ठीक है। और अमन और एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी तभी इंश्योर होती है ना कि जब लॉज होते हैं, ठीक है। खाली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को छोड़ दें आप, हर जगह के लिए लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, एनार्की हो जाएगी, हैप-हैज़र्ड सिचुएशन हो जाएगी। आपका जी लॉ है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम रात 10 बजे के बाद नहीं कर सकते, ठीक है। आप लाउड म्यूजिक नहीं गलियों में लगा के घूम सकते, ठीक है। यू कैन नॉट थ्रो लिटर ऑन रोड्स, ये डिफरेंट लॉज हैं। यू कैन नॉट पार्क योर कार रोड के, सड़क के बीच में, ठीक है। ये किसी एक कम्युनिटी की लॉज हैं, ठीक है। इसी तरह इंसान ने फिर अपने लॉ, अपने लिए खुद लॉज बनाने शुरू कर दिए। रोमन्स ने बनाए, इस्लामिक लॉज हैं। लॉज का कि हम डिराइव करते हैं, रिलीजन से भी डिराइव करते हैं, हम लॉज सोसाइटी से भी डिराइव करते हैं, हम लॉज अपने कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, ठीक है। और अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, हमारा जो है पाकिस्तान के अंदर क्या है, आपका नैब ऑर्डिनेंस है, फॉर एग्जांपल आपका पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है। ये सारे हमारे लॉज हैं। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ लॉज, जो कानून तोड़ता है वो कौन होता है, वो क्रिमिनल होता है, वो मुजरिम होता है, ठीक है, सिंपल। नाउ रिएक्शन टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉज, ठीक है। लॉ बनाया किसने, सोसाइटी ने, अल्लाह ने, कम्युनिटी ने, ठीक है। ब्रेक किसने किया, चोर ने, क्रिमिनल ने, मर्डरर ने, ठीक है। रिएक्ट कौन करेगा उन ब्रेकिंग ऑफ लॉज, अब लॉ किसने ब्रेक कर दिया, कौन रिएक्ट करेगा, आपका पुलिस रिएक्ट करेगा, कोर्ट रिएक्ट करेगा, हेयरिंग्स होंगी, FIA, नैब, FBI, ये सारे लोग, ये सारे इदारे रिएक्ट करते हैं टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉ। ये 3 चीजें, 3 कॉन्सेप्ट्स क्लियर, यही क्रक्स है आपका। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा,
अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो अभी तक हमने पढ़ा कि जी पेपर किस टाइप का आता है, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, पास्ट पेपर्स आप लोगों ने गो थ्रू करने हैं 3 साल के। उसके बाद आपने सिलेबस को गो थ्रू करना है दोबारा। अगर सिलेबस का ओवरव्यू आपको मैं दूं तो उसके अंदर हम बेसिक डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, व्हाट इज क्राइम, व्हाट इज क्रिमिनलिटी, व्हाट इज क्रिमिनल बिहेवियर। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम पढ़ी हैं, और फिर उसके बाद हमने जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पढ़ी है। ठीक है, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और क्राइम, क्रिमिनल बिहेवियर या जुवेनाइल, पाकिस्तान पीनल कोड डिफरेंट है जो आप के क्रिमिनल्स को डील करता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या है, 18 ईयर्स से कम का अगर बच्चा कोई क्राइम करेगा तो उसके लिए क्या सजाएं हैं, उसको हमने किस तरह से डील करना है, उसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह की होगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ इंटरनेशनल फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरपोल वगैरह, वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं टुवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉज, और हमारी अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी उनके साथ क्या कोलैबोरेशन है या वो किस तरह से फंक्शन करती हैं। उसके बाद हमने और डिस्कस किया कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है क्राइम के ऊपर, और उसके बाद हमने व्हाट एल्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। ओके, सेक्शन 1 आपका के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि आपने टाइप्स ऑफ क्रिमिनल पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सेक्शन 1 के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका सेक्शन 4 है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको एक चीज मैं बता दूं कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ज्यादातर आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर तो आपको सिर्फ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे क्वेश्चन आया तो आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लिखना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का उन्होंने पूछा है तो आपने सिर्फ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करना है, बायोलॉजिकल पे इतना नहीं आता। ठीक है, अगर आई भी तो वो प्रोबेबली मर्ज करके दे दें बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल पे। लेकिन अगर वो जनरली आपसे कह रहा है कि थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स पे एक नोट लिखें क्रिमिनोलॉजी के, तो आपने वेटेज क्या देनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सिर्फ 5% वेटेज देनी है अपने बायोलॉजिकल थ्योरीज को, आपने लेट्स से 10 to 15% वेटेज देनी है अपने साइकोलॉजिकल थ्योरीज को, आपने 75 to 80% वेटेज देनी है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को। जब मैं आपको पढ़ा भी रही थी मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया ना, बायोलॉजिकल थोड़ा एक्सप्लेन किया, साइकोलॉजिकल ज्यादा एक्सप्लेन किया और सोशियोलॉजिकल बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। ठीक है, यही रिक्वायरमेंट भी है आपके सब्जेक्ट की। क्लियर? सो ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन ऑब्वियसली हम कवर करेंगे। लेकिन आपके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके टाइप्स ऑफ क्राइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है सेक्शन 2 के अंदर, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे भी नोट आ जाता है वो अक्सर एक क्वेश्चन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से उठा लेंगे, एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से उठा लेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 के अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और ये टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जरूर वो पूछ लेते हैं कि जी क्या डूज एंड डोंट्स हैं इंटरव्यूइंग के, क्या इंटरव्यूइंग और इंटेरोगेशन को कंपेयर करें। उसके बाद वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का अक्सर पूछ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमारे नेशनल लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम करी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम करी हैं। सेक्शन 4 में से वो आपको मनी लॉन्ड्रिंग पे बहुत ज्यादा नोट आ जाता है, साइबर क्राइम पे आ जाता है। अच्छा, उसके बाद आपको लेस लाइकली जेंडर बेस्ड क्राइम पे आएगा, लेस लाइकली आपको मीडिया पे आएगा, लेस लाइकली टेररिज्म पे आएगा, क्योंकि अभी आजकल टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर इतना ज्यादा कोई बर्निंग क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, रिमशा यू रेज योर हैंड। मैम बस मुझे ये पूछना था कि आपने क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का बताया, तो उसमें आपने ये कहा कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम ज्यादा वेटेज देंगे। जी जी बिल्कुल, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम ज्यादा वेटेज देंगे। आपके सिलेबस के अंदर भी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की ज्यादा डायमेंशंस डिस्कस हुई हैं। आई रिपीट, 5% बायोलॉजिकल डिस्कस करेंगे, 10 to 15% साइकोलॉजिकल और 75 to 80% आपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पे बात करनी है, राइट? अच्छा, ओके, अच्छा, दैट्स इट। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे इतना भगाया है कि मेरा तो लेक्चर खत्म हो गया। Any question? I'm done. It's 9:05. 25 minutes to go. मैम हमें नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे? मैं ये PDF की प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ओके मैम। ठीक है, इसके अलावा आप 3 चीजें आप दिमाग में रखो। मेरी स्लाइड्स, लेक्चर्स, आपकी ये एक बुक
अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा बुक्स, एक सब्जेक्ट की 2 से 3 बुक्स कंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। नेवर डू दैट। डू दैट अगर आपके पास टाइम है, लेकिन ऑप्शनल्स के लिए पहले, इवन कंपल्सरी के लिए भी पहले वो बुक जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करे, उसके बाद फिर जब आपका एक वो बेस तैयार हो जाए, उसके बाद आप उसके ऊपर क्वालिटी के लिए फर्दर रीडिंग्स या और बाकी बुक्स कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी आपने रिलाय करना है ये स्लाइड्स, लेक्चर्स, जो भी नोट शेयर करूंगी, आपने जो बुक लेनी है एक, ठीक है, वो जरूर ले लें, एंड दैट्स ऑल यू नीड। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लगता है कि यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ डाटा, या अगर आपको बुक में मटेरियल मुश्किल लग रहा है, मेरी समझ नहीं आ रही, या कुछ एग्जांपल्स सर्च आउट करनी है, तो वो आप यूट्यूब से या किसी और इंटरनेट के सोर्स से सर्च कर सकते हैं। एक मैं आपको बात बताऊंगी, आई होप आप सब बच्चे डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, अभी से ना अपने एग्जाम्पल्स का एक बैंक बनाना शुरू कर दें, ठीक है। और ये मैं आपसे क्लास में रिपीटेडली पूछती भी रहूंगी, हर दिन आपके इर्द गिर्द इस तरह के क्राइम्स होते हैं, ठीक है। नूर मुकदम का केस है, आपका मोटरवे रेप केस है, जैनब का केस है, ठीक है। अब ये सारे आपके केस स्टडीज हैं, ठीक है। इनको आप और इस तरह के और भी, ये तो खैर बहुत प्रोमिनेंट केसेस हैं, आपको डेली बेसिस पे जो भी इवेंट्स इस तरह के मिलते हैं, ठीक है, आप अपनी एक फैक्ट बुक बनाएं क्रिमिनोलॉजी की, उसके अंदर आप ये एग्जांपल्स लिखते जाएं, ठीक है। और फिर जब हम साथ साथ पढ़ेंगे तो उसके आगे आपको एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाएगी, अच्छा ये क्राइम इस कैटेगरी का है, इस क्राइम को ये वाला लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी डील करेगी, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। एक्सक्यूज मी हाँ मैम। जी मैम कुछ एग्जामिनर्स ये कहते हैं कि आपको इंटरनेशनल ऑथर्स जो हैं वो पढ़ने चाहिए, तो ऐसा है फॉर क्रिमिनोलॉजी? अगर आप वंस यू आर डन विद द सिलेबस तो आप जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर आपका 10-15 दिन में आपने सारा क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस कवर कर लिया है, बेसिक सिलेबस, ठीक है, तो आप जरूर इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ें, आप जरूर इंटरनेशनल बुक्स पढ़ें। फर्दर तो इम्प्रूव, स्काई इज द लिमिट, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसकी कोई लिमिट तो नहीं है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। लेकिन ये नहीं करना कि आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर बैठे रहें, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम एक सवाल है कि when do you expect कि we start doing past papers, or when do you expect the syllabus to be complete? Should we start doing past papers side by side, or if we think we can attempt it, should we do it? I missed the second part of your question. Like if we think we can attempt the past paper, should we try to attempt it? Abhi to don't you think it's too early to Yeah, after, attempt? let's say- I haven't said attempt past paper. I have just said go through past papers, और खाली आपने ये देखना है कि किस सेक्शन के किस टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आया है, और उसको आप सॉर्ट आउट कर ले। इफ आई हैव अ डॉक्यूमेंट विद मी, दैट्स व्हाट आई हैव डन। ये चीज आपको, अगर इस तरह का एक डॉक्यूमेंट आप बना लेंगे तो आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। लेकिन हमें वैसे टाइम रेंज क्या रखा हुआ है कि कितने अरसे बाद सॉरी, we can start doing the past papers? पास्ट पेपर्स आपने तब प्रैक्टिस करना शुरू करना है जब एटलीस्ट आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ओके, इफ यू गाइस कैन सी द स्क्रीन, ये सिलेबस, ठीक है, क्रिमिनोलॉजी का था, और फिर हर टॉपिक को मैंने पॉइंट आउट करके पास्ट पेपर में उस टॉपिक पे से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया वो मैंने लिख लिया, ठीक है। इस तरह का अगर आप एक डॉक्यूमेंट बना लें तो वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। ये टॉपिक वाइज ना आप डिवाइड कर लें, ठीक है, और फिर उस टॉपिक के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आए वो वहीं पे ही लिख लें। ये आपको अभी भी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है, और आपको ये आगे भी एक डॉक्यूमेंट काम आएगा। अच्छा जी, एनीथिंग एल्स? मैम मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, ये वैसे ही है। जैसे मैम हर डिपार्टमेंट के अंदर जो सिलेक्शन होती है, जैसे सीएसएस में है तो साइकोलॉजिकल चेक होते हैं या वैसे दूसरे, तो उसके बावजूद भी हमारे पास क्रिमिनल जो है वो निकलते हैं। इसका फिर कहाँ पे लैक आता है, इसकी वजह क्या होती है?
आप कह रही हैं कि हाँ, ये जो साइकोलॉजिकल चेक है उसके बावजूद क्रिमिनल्स निकलते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर लोग करप्शन करते हैं, इज दैट व्हाट यू मीन? जी मैम, यस मैम, इतने फिल्टर करके हम लोगों को आगे लेके आते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो क्रिमिनल्स निकलते हैं, तो इसका कहाँ पे कोई लैक आता है? इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। अगर हम अपनी ही इस डोमेन की बात करें तो आपका जब आई होप सबका रिटन क्लियर हो और आप लोगों का जब साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा तो आप 100% किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है? 1-2 दिन का वो साइकोलॉजिकल चेक होता है, आपका 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है, 3-4 साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो वो कितना कोई आपकी पर्सनालिटी में से चीज़ों को डिग डाउन कर लेंगे, ठीक है? मे बी वो बंदा उस टाइम पे अच्छा प्रिटेंड कर ले, ठीक है? तो एक तो इसकी ये रीजन है, और दूसरा ये है कि आप क्रिमिनलिटी को रोकने के लिए ना आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर से ज्यादा आपका मॉरली अपलिफ्ट होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? साइकोलॉजिकल फैक्टर से ज्यादा मोरालिटी इसके अंदर जो लोग करप्शन करते हैं, ठीक है, सरकारी इदारों के अंदर, उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं होता, ये उनका मोरालिटी का मसला है, ठीक है? Anything else? Yes, ma'am. I have a question.